नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नरवणे की किताब में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से जुड़े तथ्य, राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, तो 56 इंच के सीने का क्या हुआ, किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर पलटवार, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 2020 के भारत और चीन सीमा संघर्ष को लेकर अपनी टिप्पणियों पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपना नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का नजरिया रख रहे थे। राहुल गांधी ने पीटीआई के हवाले से कहा कि यह मैं नहीं हूं, यह वही है जो पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने बताया कि जनरल नरवणे की किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई और इसे जानबूझकर लटकाकर रखा गया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार सेना प्रमुख के नजरिए से इतनी डरी हुई क्यों है और वह उनकी बात सामने आने से क्यों रोक रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े अहम तथ्य हैं और यह भी बताया गया है कि चीन के सामने बढ़ते तनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच सामने आने के डर से उन्हें बोलने नहीं दे रही है और अगर यह सामने आता है तो मोदी और राजनाथ सिंह की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। राहुल गांधी ने पूछा कि और जब चीन हमारे सामने खड़ा था, आगे बढ़ रहा था, तो 56 इंच के सीने का क्या हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी तत्वों की भाषा बोलकर संसद में नुकसान पहुंचाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के नियमों का उल्लंघन किया और ऐसी किताब से उदाहरण दिया जिसके प्रकाशन और प्रामाणिकता पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य चेयर को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन राहुल वही गलती दोहराते रहे। किरण रिजिजू ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस ला सकती है और राहुल गांधी से राष्ट्र से माफी मांगने की मांग की। लद्दाख और गलवान घाटी के मुद्दे पर एक बार फिर संसद में सियासी घमासान देखने को मिला, जब सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर चीन को लेकर कमजोर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि किताब और द कारवा मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन की आक्रामकता के दौरान सरकार ने सेना को मुश्किल हालात में डाल दिया और चीनी घुसपैठ के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस बयान पर सदन में भारी हंगामा हुआ और लोकसभा 2 बार स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि इसके बाद चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया, जबकि सरकार इन दावों को खारिज करती रही है। यह मुद्दा भारत और चीन संबंधों में लगातार तनाव का कारण बना हुआ है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। सर्जियो गोर ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा की। हालांकि इस बातचीत के विषय और समय को लेकर अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। राजदूत के बयान के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक मुद्दों या आपसी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई हो सकती है। सर्जियो गोर ने पोस्ट के अंत में लिखा है, स्टे ट्यून्ड। यह चुनाव आयुक्त बहुत घमंडी है, ममता बनर्जी, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 90 मिनट की मुलाकात के बाद चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम मनमाने तरीके से हटाए गए और आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने कहा कि बंगाल में नामों की मामूली स्पेलिंग या टाइटल बदलने के आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 58 लाख वोटरों को बिना सुनवाई का मौका दिए हटाया गया और बूथ लेवल अधिकारियों पर भी दबाव डाला गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ही SIR क्यों किया जा रहा है और बीजेपी शासित
असम में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। उन्होंने आयोग को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि मैंने मीटिंग का बॉयकॉट किया और बाहर निकल गई। यह चुनाव आयुक्त बहुत घमंडी है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हमें अपमानित किया गया। ममता ने कहा कि चुनाव आयुक्त ने हमें झूठ का कचरा दिया। हम यहाँ न्याय के लिए आए थे, लेकिन हमें अन्याय मिला, जिसके बाद वह बैठक से बाहर निकल गई। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर ग्राउंडेड किया गया, फ्यूल स्विच में खराबी की आशंका। एयर इंडिया ने सोमवार को बताया कि लंदन से बेंगलुरु आ रही उसके एक फ्लाइट के बोइंग 787-8 विमान को एहतियातन ग्राउंड कर दिया गया। यह फैसला तब लिया गया जब विमान के एक पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी। एयर इंडिया ने कहा कि इस तकनीकी मुद्दे की जानकारी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को दे दी गई है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को प्राथमिकता के आधार पर जांच में शामिल किया गया है। एयरलाइन ने एक बयान में बताया कि मामले की जानकारी विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को भी दे दी गई। DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया के पूरे बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की गई, जिसमें किसी अन्य विमान में कोई खराबी नहीं पाई गई। वहीं बोइंग ने कहा है कि वह एयर इंडिया के संपर्क में है और इस मामले की समीक्षा में पूरी सहायता कर रहा है। जेलेंस्की से यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने की बात, रूस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला टेर लेयन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि इस हफ्ते होने वाली शांति वार्ता से पहले मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। जैसे जैसे हम यूक्रेन के खिलाफ इस क्रूर युद्ध के चौथे साल की ओर बढ़ रहे हैं, रूस युद्ध अपराधों को और बढ़ा रहा है। वह नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों पर हमले कर रहा है। दिन ब दिन, साल दर साल यूक्रेन के लिए यूरोप का समर्थन अटूट बना हुआ है। हम गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सैकड़ों जनरेटर भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के सामने अगले 2 साल के लिए 90 अरब यूरो से ज्यादा के लोन का प्रस्ताव रखा है। उर्सुला लेयन ने कहा कि हम यूक्रेन और अपने अमेरिकी पार्टनर्स के साथ एक सिंगल यूनिफाइड प्रॉस्पेरिटी फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम प्रतिबंधों का अपना 20वां पैकेज पेश करेंगे। इसका मकसद रूस पर दबाव बढ़ाना है ताकि वह शांति की सच्ची नीयत के साथ वार्ता की मेज पर आए। ईरान और अमेरिका समय के एक अहम मोड़ पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ हर स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू में यह बयान दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका समय के एक अहम मोड़ पर हैं। हम न्यूक्लियर हथियारों की गैर मौजूदगी पक्का करने के लिए एक निष्पक्ष और सही समझौते पर पहुंच सकते हैं। यह नतीजा दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है और इसे कम समय में हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर गलत अंदाजा या देश पर हमला भी हो सकता है और ईरान उस स्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार है। भैया आर्मी को कभी बदनाम नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी। सब कुछ छिपा देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, शशि थरूर। राहुल गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब से क्या पढ़ना चाहते थे? सदन में केवल सत्ता पक्ष को खुलकर बोलने की छूट, महुआ मोइत्रा। राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में हुए हंगामे पर प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी भी सेना को बदनाम नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पढ़ रहे थे और उसमें सेना के अपमान जैसी कोई बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जब भी किसी ऐसे मुद्दे का सामना करता है जिसे वह सामने नहीं आने देना चाहता, तो ऐसे ही आरोप लगाता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सच और तथ्य रखने का सही तरीका यही है कि सीधे मूल मुद्दे पर बात की जाए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने डोकलाम चीन, भारत चीन संबंध और लद्दाख जैसे अहम मुद्दे उठाए थे, लेकिन सरकार ना तो इनका जवाब दे रही है और ना ही इन पर चर्चा होने दे रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि पहले किताब का हवाला देने पर आपत्ति की गई और फिर मैगजीन का, ताकि असली मुद्दे दबे रहें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे का कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समर्थन किया है। थरूर ने सरकार से सवाल किया कि वह चर्चा से क्यों डर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि खुली बहस को बढ़ावा देना चाहिए था ताकि स्थिति साफ हो सके। शशि थरूर ने कहा कि चीन से जुड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
और इस पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित सभी संबंधित लोग बोलें ताकि जनता को सच पता चले। थरूर ने आरोप लगाया कि सब कुछ छिपाने की कोशिश लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जिस लेख का हवाला दे रहे थे वह पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कारवां मैगजीन में प्रकाशित हो चुका है। ऐसे में सरकार को आपत्ति करने की बजाय तथ्य सामने रखने चाहिए थे। थरूर के मुताबिक अगर कोई तथ्य गलत है तो उसे रोकने की बजाय सही तथ्यों से जवाब देना चाहिए। लोकसभा में सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब से कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में किसी अप्रकाशित किताब या पत्रिका के अंश नहीं पढ़े जा सकते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसी आधार पर राहुल गांधी को रोक दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल को बोलने देने की मांग की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लद्दाख में चीन के साथ हुए टकराव से जुड़े गंभीर तथ्यों को सामने रखना चाहते थे। कारवां पत्रिका में प्रकाशित अंशों के अनुसार 31 अगस्त 2020 की रात पूर्वी लद्दाख के रेचिनला में चीनी टैंक भारतीय ठिकानों के बेहद करीब पहुंच गए थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और विदेश मंत्री से लगातार स्पष्ट आदेश मांगे, लेकिन देर रात तक कोई निर्देश नहीं मिला। अंत में 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि जो उचित समझो वह करो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी उस समय की निर्णयहीनता उजागर होने से डर रही है। संसद में विपक्ष को बोलने से रोके जाने के मुद्दे पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों को खुलकर बोलने की छूट दी जाती है, लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो नियमों का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि कई अहम और गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर देशद्रोह जैसे आरोप लगाते हैं, नेहरू का जिक्र करते हैं और विपक्ष के बड़े नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी सूर्या जैसे सांसद कुछ भी कह सकते हैं और उनकी सराहना होती है। वहीं जब विपक्ष भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत अमेरिका संबंधों जैसे मुद्दों पर बोलना चाहता है तो नियम बताकर अधिकार छीन लिए जाते हैं। सोनम वांगचुक पर लद्दाख में जैनजी आंदोलन भड़काने का आरोप। केंद्र सरकार ने जेल में बंद लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर बांग्लादेश और नेपाल की तरह लद्दाख में जैनजी को भड़काकर विरोध प्रदर्शन कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक की गतिविधियां अलगाववादी प्रकृति की थी और कानून के तहत उनकी हिरासत सही है। मेहता ने वांगचुक के कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे आंदोलनों का जिक्र किया और जैनजी को उसी तरह के हालात बनाने के लिए उकसाया। वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत पुराने FIR और चुनिंदा वीडियो क्लिप्स पर आधारित है तथा धार्मिक अपमान के आरोप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना B वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जो मंगलवार को फिर होगी। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान का भारत के साथ T20 खेलने से इनकार। ICC ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कांग्रेस नेता बोले पाक मना कर रहा है, भारत ने क्यों नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि टीम को टूर्नामेंट खेलने की अनुमति है, लेकिन 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले से BCCI और ICC दोनों नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा गया कि यह फैसला सरकारी स्तर पर लिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी स्पष्ट किया कि टीम सरकार के निर्देशों का पालन करेगी और यह PCB का फैसला नहीं है। ICC ने अभी तक PCB से औपचारिक पत्र मिलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने चयनात्मक भागीदारी को खेल की भावना के खिलाफ बताया है।
सूत्रों के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मैच ना खेलने पर अंक कटौती, करीब 316 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान, एनओसी फ्रीज और भविष्य के टूर्नामेंट से निलंबन शामिल हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों और ईमेल की दूसरी किस्त जारी की है, जिनमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल संपर्क और न्यूयॉर्क में मुलाकातें हुई। उस समय पुरी किसी सरकारी पद पर नहीं थे और एक थिंक टैंक से जुड़े थे। ईमेल में उन्होंने डिजिटल इंडिया और भारत में निवेश के अवसरों की बात की थी। हरदीप सिंह पुरी ने संपर्क की पुष्टि की है, लेकिन किसी गलत काम से इनकार किया है। वहीं फाइलों में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के 2017 से 2019 तक संपर्क का भी जिक्र है। रिकॉर्ड बताते हैं कि मई 2019 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और अमेरिका में भारत के राजनीतिक हितों पर चर्चा हुई। अनिल अंबानी ने सेक्स ऑफेंडर की पहुंच का इस्तेमाल मोदी के एजेंडे को ट्रंप के साथ पिच करने के लिए किया। हालांकि इन दस्तावेजों में किसी के खिलाफ आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन एप्स्टीन जैसे दोषी अपराधी से संपर्क ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.